हेलो माय डियर स्टूडेंट, ओमकार क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समकालीन भारत भाग 2 भूगोल, जिसमें अध्याय 1 है संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं, संसाधन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कार हमारा क्या है, एक संसाधन है। तो उसको हमें ड्राइव करने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल। तो पेट्रोल भी एक हमारा संसाधन है और मानव स्वयं एक संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब अगला टॉपिक है संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति यानी प्राप्ति, ये हमें कहाँ से प्राप्ति की मिल होती है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। जैव संसाधन जो जीव वस्तुओं में होता है। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे वनस्पति, मनुष्य, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अब देखिए पशु जैसे भेड़, तो भेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊन। और वनस्पति से हमें क्या प्राप्त होता है, फल, सब्जियां, फूल आदि। अब अगला है अजैव संसाधन। अजैव मतलब जिनमें जीवन नहीं होता है, वो मृत जीवों से प्राप्त होते हैं। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। अब अगला टॉपिक है समाप्यता के आधार पर। लिमिट, समाप्यता यानी लिमिट, कितना हमको खर्च करना है और कितना इसको बचाकर रखना है। नवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा, जल आदि। अब देखिए जब तक हमारी पृथ्वी पर जीवन है तो क्या सौर ऊर्जा खत्म हो जाएगा, नहीं। और जब तक हमारी पृथ्वी पर जीवन है तो जल ही है, जल रहेगा तो जल भी कभी नहीं समाप्त होगा। अब अगला टॉपिक है अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल यानी लंबे समय में होता है। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोल। अब है आपका अगला टॉपिक स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक। व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व भी होते हैं, जिस पर उनका मालिकाना हक होता है। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। वे व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण बाग, तालाब, चारागाह और कुआं, ये सब हमारे क्या हैं, व्यक्तिगत संसाधन हैं और जिन पर सारे सामुदायिक व्यक्तियों का यानी सारे व्यक्तियों का हक होता है। अब आ जाइए सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे श्मशान भूमि, सार्वजनिक पार्क आदि।
इत्यादि और नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। अब अगला टॉपिक है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सड़कें, रेल, नहरें आदि सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। इनमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। अब आइए अगला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो जिसमें हमारे देश का हक नहीं होता है, इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को नियंत्रण करती हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब आइए अगला टॉपिक है विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन। संभावी संसाधन यानी जिसकी हमें संभावना होती है। यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात के पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। अब अगला टॉपिक है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन जिनका सर्वेक्षण यानी सर्वे किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करती है। अब आइए हमारा अगला टॉपिक है भंडार। भंडार किसे कहते हैं? चलिए देखिए, भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन हमारे पास तकनीकी नहीं है, हम उसके अभाव की पहुंच से बाहर हैं तो इसे हम भंडार में शामिल रखते हैं। उदाहरण के लिए जल यानी पानी। जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्साइड का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है जिससे हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं? बिजली, विद्युत। लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं है। संचित कोष यह भंडार का ही हिस्सा है। तकनीकी द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखा गया है। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है तो इसे हम संचित कोष में बांट सकते हैं। अब चलिए अगला टॉपिक है संसाधनों का विकास। मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित समस्याएं आई हैं। नंबर 1, कुछ लालचवश व्यक्तियों के कारण संसाधनों का ह्रास हुआ है। नंबर 2 है कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ को नहीं मिले जिससे समाज दो हिस्सों अमीर और गरीब में बट गया। तीसरा है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से ओजोन में छेद
ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास तो हम कर रहे हैं। क्या है? सतत पोषणीय का अर्थ है कि विकास तो हम कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, और इनका उपयोग हम इस प्रकार करें कि भविष्य में आने वाली भावी पीढ़ियां भी इनका इस्तेमाल कर सकें। रियो सम्मेलन, इसे हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। रियो सम्मेलन ये ब्राजील के शहर रियो में 1992 में आयोजित किया गया था। 1992 में यहाँ बहुत सारे देश के नेता आए और पर्यावरण सम्मेलन के लिए इसका संरक्षण किया गया। इनमें कुछ मुद्दे थे जो पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे थे, तो इन्हें रियो सम्मेलन कहा गया। अब अगला टॉपिक है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? चलिए देखिए। एजेंडा 21 यानी यह एक घोषणा थी। यह 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और पर्यावरण विकास सम्मेलन UNCED भी कहते हैं, यहाँ पर इसकी घोषणा की गई और इनमें कहा गया कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दिया जाए, मतलब संसाधनों को लिमिट में इस्तेमाल किया जाए और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर। अब अगला टॉपिक है हमारा संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन यानी संसाधनों की प्लानिंग। संसाधन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। नंबर 1, संसाधनों की पहचान करके लिस्ट बनाना, यानी संसाधनों की पहचान करके लिस्ट बनाना। मानचित्र बनाना, जिससे हमें मालूम हो कि यह देश के किस जगह पाया जाता है। नंबर 2, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए हमारे पास तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का होना सबसे जरूरी है। नंबर 3, संसाधन विकास योजनाएं लागू करना और राष्ट्रीय विकास योजनाओं का तालमेल बैठाना। नंबर 4, उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। संसाधन किसी देश का विकास कर सकते हैं। संसाधन किसी देश का विकास कर सकते हैं कब? जब उस देश में तकनीकी सुविधा होगी, तभी वह क्या कर सकेंगे? देश का विकास कर सकेंगे। अब अगला टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जैसे प्राकृतिक वनस्पति,
वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से भी इसका उपयोग करते हैं, इसलिए भूमि एक क्या है? भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जैसे पेड़ पौधे, वन्य जीवन, मानव जीवन, परिवहन, कृषि, यह सब भूमि पर ही होता है। भू उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। नंबर 1 वन, नंबर 2 कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। आ में क्या है? आ में देखिए बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि जिसमें खेती नहीं की जा सकती। अब बा में क्या है? गैर कृषि परियोजनाओं में लाई गई भूमि जैसे सड़कें, इमारतें, उद्योग आदि। तीसरा हमारा है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। अस्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि। बा विविध वृक्षों, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। सा कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो उसे हम क्या कहेंगे? बंजर भूमि। अब चौथा हमारा है प्रति भूमि। वर्तमान प्रति, जहाँ एक कृषि वर्ष या उसके कम समय से खेती ना की गई हो, इसको भी हम क्या कहेंगे? प्रति भूमि।